हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोग अपने ऑडियो लाइब्रेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पुरापाषाण काल में आखेटक और खाद्य संग्राहक और मध्यपाषाण काल में आखेटक व पशुपालक, नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक और ताम्रपाषाण काल में कृषक पर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पुरापाषाण काल में जो हमारा है पुरापाषाण काल, इसमें और भी क्या चीज़ें होती थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि अगर कहे पुरापाषाण काल में आखेटक और खाद्य संग्रहक और शैलाश्रय अधिवास, मतलब ये लोग कोई एक प्लेस पर नहीं रहते थे, कहीं भी पत्थर उत्थर में रहते। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में जैसे हम लोगों ने देखा था आखेटक मतलब जो भी आपका ये होता था, क्या नाम है इसका, शिकार करते थे। मध्यपाषाण काल में वो पशु पालते थे, लेकिन और मध्यपाषाण काल में क्या होता था कि नदी के तट पर आवास भी करते थे। ठीक है, और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक मतलब कि फल फूल ये सब। तो और नवपाषाण काल में गर्त आवास, गड्ढे खोद करके जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल में कृषक कृषक रहते थे। कौन? कृषक, मतलब खेती करते थे और कच्चे व पक्के मकान भी बनाने लगे थे ये लोग जमीन के ऊपर। ठीक है, अब आगे कोई आपसे अगर कहे क्या कि अति रपक्कम ये क्या है, तो ये पूरा पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल में जो स्थल है। ठीक है, मतलब संस्कृत में पूरा पाषाण बोलते हैं और वो स्थल है अतिरपक्कम। मध्य पाषाण काल है संस्कृति में और उसकी स्थल है चौपनी मांडो, और प्राक हड़प्पा है संस्कृति जो कि है कुल्ली, और ताम्र पाषाण काल इनाम गांव में है। ठीक है, आगे बढ़े तो ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको एक, ये तो फिगर वाला क्वेश्चन है, मैं फिगर लगा दूंगा। गुजरात साइड में 1 है। ठीक है, गुजरात के राइट साइड में 2 है, बीच में 3 और सबसे नीचे है 4। तो सबसे पहले मेहरगढ़, फिर कालीबंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोटदजी, फिर सुतकोटा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो अहाड़, याद रखना, अहाड़ जो स्थल है वो ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर कोई आगे कहे तुमसे अगला क्वेश्चन, क्या भैया अगला क्वेश्चन ये होगा कि अहाड़ संस्कृति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की है, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश की है, और सवालदा संस्कृति ये है पश्चिमी महाराष्ट्र की, प्रभास संस्कृति ये है दक्षिण पश्चिमी गुजरात की। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपसे कहे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की नवदा टोली संस्कृति। ठीक है, और पश्चिमी बिहार की चिरांद संस्कृति, और पश्चिमी महाराष्ट्र की, और जो हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था, सवालदा संस्कृति और जोरवी संस्कृति भी होता है। ठीक है, और मध्य गुजरात की वो है आपके रंगपुर संस्कृति। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो किस स्थान पर ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ का खिलौना दैमाबाद में मिला था? और किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव में। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांडों को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। और ताम्राश्म या ताम्र पाषाण काल जिसे कैलोलिथिक एज कहते हैं, महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर कोई कहे कि महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन से शवाधान है, शव कैसे करते थे? शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते। दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण एरिया में, साउथ इंडिया में शव को पूरब पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे, और पश्चिम भारत में पूर्ण शवाधान करते थे, और पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान सुनना, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, इसको कालानुक्रम अगर कोई कहते तो सबसे पहले पाषाण काल है, फिर ताम्र पाषाण काल है, फिर कांस्य है, फिर लौह है। याद रखना इस बात को। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ कब हुआ था? तो 1300 ईसा पूर्व के पहले। ठीक है, मतलब कोई आपसे कहे कि लोहे का यूज सबसे पहले कब हुआ, तो 1300 ईसा पूर्व। भारत में गांगे घाटी में लोहे का
प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। और अगर कोई कहे कि गांगे घाटी में लोहे का युग उत्तरी भारत में, तो वो 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब आगे देखो कौन सा है जो कि लौह काल के संबंध में सही नहीं है। तो एक है भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ, ये सही है। उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का पहले 1000 वहाँ पे पूरे भारत में 1300 में। और उत्तर वैदिक कालों के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, उत्तर वैदिक वालों को पता था बट पूर्व वैदिक काल को नहीं पता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीकी के प्रसार पर, लोहे के कारण। ठीक है, अगर कोई है अंतरजी खेड़ा, ये किस राज्य में है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। नोह कहाँ है? राजस्थान में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। महिषादल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगर कोई कहे कि लौह के उपकरण, लोहे के बने हुए जो औजार हैं वो राजस्थान में कहाँ मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के या मतलब पाषाण काल के, तो जोधपुर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जोधपुर में। तो भैया जोधपुर में मिले। तो अगर कोई कहे कि राजस्थान में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल कहाँ है, तो जोधपुर में। महाराष्ट्र में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल माहुरझारी में। और कर्नाटक के लौह उपकरण प्राप्ति स्थल हल्लूर में। और तमिलनाडु के लौह उपकरण प्राप्ति स्थल आदिच्चनाल्लूर। ठीक है, आगे देखें, अब ध्यान सुनना। ठीक है, अब ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि ये आपका दमदमा, कुर्नूल और टेक्कलकोट और नैकुंड, इनको सही कालक्रम अनुसार बनाएं तो सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन? तो सबसे पहले कुर्नूल स्थान है, पुरातात्विक स्थानों में मिला था। फिर उसके बाद दमदमा मिला था, फिर उसके बाद टेक्कलकोट मिला था, और फिर नैकुंड मिला था। ठीक है, बताओ कौन सी लौह प्रयुक्ता संस्कृति में शामिल है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति PGW है। उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति NBPW है। दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति है, लेकिन गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP नहीं है। याद रखना इस बात को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? बड़े पत्थरों से घेरी हुई कई समाधियां, कब्रें। ठीक है, अब कोई कहे दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित किससे हैं? तो लौह काल से। दक्षिण भारत के वृहत पाषाण समाधियां लौह काल से। ठीक है, अब ध्यान सुनना आगे। आंध्र प्रदेश में महापाषाणिक पुरास्थल क्या है? पलवाय। कर्नाटक में क्या है? पिकलीहल। और केरल में क्या है? पोरकालम। और तमिलनाडु में क्या है? सेंगडुरम। क्या? सेंगुडरम। अब आगे देखना ध्यान से। ठीक है, अगर कोई कहे कि पुरापाषाण का स्थान सोहन में है और नवपाषाण बुर्जहोम में, ताम्रपाषाण रंगपुर में और महापाषाण आदिच्चनल्लूर में। ठीक है, अब अगर कोई आपसे कहे कि चिरांद, मतलब ध्यान सुनना, चिरांद कहाँ पर है? बस्ती स्थल में। पोरकालम कहाँ पर है? समाधि स्थल। बस्ती स्थल है चिरांद, मतलब जब बस्ती होता था पाषाण कालीन लोगों का, उसको चिरांद कहते थे ये लोग। और समाधि स्थल को पोरकालम कहते थे। और बस्ती एवं समाधि स्थल जो दोनों होता था उसे बोलते थे पिकली हल। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि मेनहिर को और क्या कहते थे, तो प्रस्तर स्तंभ। और कुडाईकल को, तो कुडाईकल को फड़शिला कहते थे। टोपीकल छत्रशिला और डोलमेन प्रस्तर मेज। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो डालमेन। ठीक है, अब अगर कोई आपसे कहे दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। हाँ, ये सही है। इस रंग, जो ये रंग होता था कि मृदभांडों पर अलग से पुताई की गई है। बात तो सही, अलग से पुताई की जाएगी ही तभी तो कलर होंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि करते थे ये लोग महापाषाण युग में, ठीक है। और उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, ये भी सही है, ठीक है। अगर कोई कहे कि कालक्रमानुसार मतलब कौन सा विकल्प भारतीय महाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से दिखलाता है, तो गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, ठीक है। अब ध्यान सुनना आगे। ताम्र निधि या भंडार संस्कृति जैसे कॉपर हार्ड कल्चर बोलते हैं, ये निम्नलिखित में से किस मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है, तो गिरवी चित्रित मृदभांड संस्कृति से। किससे? गिरवी चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है, तो वो है आपका, याद रखना कौन है, तो वो है जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड और अस्थि अवशेष सब के सब, ठीक है। स्रोत यही दो हैं, यही से हम लोगों को पता चला है शिल्पों के बारे में। भारत में प्राचीनतम जो चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है, तो बिलासुर गांव से। कहाँ मिला है? बिलासुर गांव से। और अगर कोई आपसे कहे कि किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले, तो बागोर से। किस स्थान से? बागोर से। और अगर कोई कहे कि भारत में निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया, तो लिंग सुगुर को। किसको? लिंग सुगुर को। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन एक क्या था? जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ का था? इंग्लैंड का। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्मग्रंथ बाइबल, तो डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्मग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत का से या सिद्धांत का खंडन था? दैवी उत्पत्ति मत का ये खंडन था, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नेचुरल कब प्रकाशित हुई? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके कारण परिणामस्वरूप केवल योग्यता प्राणी ही जीवित बच पाते हैं, तो चार्ल्स डार्विन। पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिणी मानव समप्राणी। पिथेंकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? द्विपदी। होमो सैपियन नियंडरथाल नामकरण के नियंडरथाल है स्थान। नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में। और आपका है निम्नलिखित में से कौन होमो सैपियंस या सैपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। और प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन का। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव के न तो पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया? मध्य पाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? गार्डन चाइल्ड की। किसकी? गार्डन चाइल्ड की, ठीक है। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला था? गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने बोला था? गॉर्डन चाइल्ड ने। और निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे और इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बचते थे, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में आपका चौक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया था? नवपाषाण काल में। किस स्थान से कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला था? मेहरगढ़ से।
कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? देखो, कश्मीर में बुर्जहोम भी है, गुफ कराल भी है, मारतंड भी है, बट पांडु रजार ढीबी वहाँ नहीं है। ठीक है। कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? चिरांद। जबकि कोल्डिहवा है, महगढ़ा है, लहुरदेवा है। ठीक है। तो नौपाषाणिक स्थल पायनथो रलंगतीन किस राज्य में है? मेघालय में। और नौपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है, मतलब साउथ इंडिया में है? तो याद रखना, पायमपल्ली, ये सबसे साउथ में है। ठीक है। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? अहाड़ संस्कृति। किस संस्कृति का दूसरा नाम है? अहाड़ संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो नावदा टोली। क्या है? नावदा टोली। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकलिया ने। नावदा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40। निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है? तो वो है आदिचनालूर। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र से मिले हैं। इससे जल की अबाध असंपूर्ति संभव हो पाती थी। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में ताम्र निधि जिसे कॉपर हॉर्ड, तो सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला था? गुनगेरिया में। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भोजपत्र या भूर्जपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, उसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद में। ठीक है। और भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजा था। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।